बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क के बारे में है। ये वर्क आम डेली रूटीन लाइफ वाला वर्क नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स की फील्ड में वर्क से क्या मुराद है वो आज हम सीखेंगे। आज के लेक्चर में मेन 3 चीज़ें हम सीखेंगे कि फ़िज़िक्स में वर्क डन से क्या मुराद है, अगर किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही हो तो वो किस तरह से वर्क करेगी, और वो किया गया वर्क कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस तरह से वर्क की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, कब वो मैक्सिमम होगा, कब वो मिनिमम होगा और कब वो नेगेटिव होगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो टुडे आवर मेन टॉपिक इज़ अबाउट वर्क डन। सो वर्क क्या है? अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उस फोर्स की वजह से उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। सो दैट्स मीन वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की और वो फोर्स की वजह से एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है तो दैट्स मीन उसके ऊपर वर्क हो रहा है। इसका सिंबल कैपिटल W है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F.D। ये डॉट प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दैट्स मीन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वर्क बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी हमेशा स्केलर होती है, क्योंकि हमें बेसिकली एनर्जी की मैग्नीट्यूड के बारे में हमेशा हम बात करते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं कि किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी आ रही है, इनपुट में कितनी आ रही है, आउटपुट में कितनी जा रही है। सो जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो वी आर यूजुअली कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लगी हुई है तो उससे हीट एनर्जी निकल रही होती है, तो उस हीट एनर्जी चारों तरफ पे इक्वल निकल रही होती है। ऐसे नहीं होता कि लेफ्ट पे डिफरेंट निकल रही है, राइट पे डिफरेंट निकल रही है। सो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस आग में से निकल रही होती है। तो जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में मेन कंसर्न होता है। सो सेम इसी तरह वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट्स निकालने जाएं तो हमारे पास, क्योंकि वर्क जो कि डेफिनेशन से हमने इसकी इक्वेशन को भी याद रख सकते हैं। डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू F.D। फोर्स का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो इसका हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जोल के इक्वल है। जोल ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको हमने डेडिकेट किया गया है। सो जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या है तो ऐसा यूनिट उसका जोल है। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जोल। सो अगेन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन वर्क एंड इट्स SI यूनिट, तो सबसे पहले आप उसको वर्क को डिफाइन करेंगे और उसके बाद जोल को भी डिफाइन करेंगे। सो जोल किसी भी ऐसे यूनिट को डिफाइन करने का बड़ा सादा सारा तरीका मैंने आगे भी आपको बताया है कि मेन आप इक्वेशन लिखें W इज इक्वल टू F.D, सबके यूनिट्स लिख दें ऐसा यूनिट। वर्क का ऐसा यूनिट हमारे पास जोल है, फोर्स का न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। अब इनके साथ 1, 1 और 1 लगा दें। सो आपको ऐसा यूनिट की डेफिनेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे और उसकी वजह से बॉडी ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो दैट्स मीन आपने उसके ऊपर वर्क कितना किया? 1 जूल। इफ बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन द वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी 1 जूल। सो इस तरह से आप इसके ऐसे यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज हम किसी बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी खास किस्म के एंगल पे, तो उस टाइम पे उसका वर्क हम किस तरह दे सकते हैं? वर्क इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैच था, हमने उसके ऊपर एक खास एंगल पे फोर्स लगाई और इसने कोई पॉइंट A से B के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसमें फोर्स भी लग रही है और डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा है, दैट्स मीन वर्क हो रहा है। तो इसका वर्क हम दे सकते हैं W इज इक्वल टू FT cos ऑफ थीटा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि वर्क डिपेंड कितनी चीज़ों पे करता है। तो अगेन मैंने पहले भी जिस तरह बताया कि जब भी कोई देखना हो कि कोई चीज़ कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी इक्वेशन देखें। उस इक्वेशन में जितनी चीज़ें हैं दैट्स मीन वो उन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है फोर्स। सो दैट्स मीन वर्क फोर्स पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ है एंगल, दैट इज थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्क का डायरेक्ट रिलेशन है एंड इट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस कि जब किसी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगेगी तो उस पर वर्क भी ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगेगी तो वर्क भी कम होगा। सेम इसी तरह किसी खास किस्म की फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है तो हमारे पास वर्क भी कम होगा। और
अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया जाए तो वर्क हमारा पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर d इज इक्वल टू जीरो कर दें तो हमारे पास वर्क होगा f इंटू जीरो कॉज ऑफ थीटा दैट इज जीरो। कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास मजदूर है जो 50 किलो की बोरी को ऊपर उठा के खड़ा है, बस खड़ा है अपनी जगह पे, तो चाहे वो सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहे, फिजिक्स की नज़र में उसने कोई भी वर्क नहीं किया क्योंकि उसने डिस्टेंस को कवर नहीं किया। तो जब तक हमारा डिस्टेंस जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। और थीटा क्या है, थीटा बेसिकली एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली वर्क तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे। सो अगर एंगल के लिहाज से देखा जाए सो हमारा वर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, अगर हम देखें तो द वर्क डन बाय फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इज जीरो। जीरो का मतलब है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है तो दैट्स मीन इस केस में उसका जो वर्क है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि हमारे पास वर्क मैक्सिमम होता है जब एंगल क्या होता है, जीरो। एंगल जीरो होने का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हैं। इसकी रीजन क्या है, एज W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इस केस में थीटा हमारा क्या है, जीरो। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हम जानते हैं cos जीरो हमारे पास क्या होता है, 1। तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क की मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज एफ डी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विद मास m और वो फ्रीली फॉल कर रहा हो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब कोई चीज़ फ्रीली फॉल करती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसको नीचे की तरफ ही खींच रही है और बॉडी डिस्टेंस भी किसकी तरफ कवर कर रहा है, उसी फोर्स की डायरेक्शन में। तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, मतलब एंगल क्या है, जीरो। इस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आता है, फॉर एग्जाम्पल ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वर्क डन मिनिमम कब होता है, सो वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। 90 का मतलब है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। सो इस केस में द वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एज अगेन इसकी रीजन आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो आप साथ रीजन भी इसकी लिखें कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इस केस में हमारे पास थीटा क्या है, 90 डिग्री, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 हमारे पास होता है जीरो, और ये जीरो सारे के सारे फैक्टर को क्या कर देगा, जीरो। सो दैट्स मीन इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, सेम जैसे इस केस में भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा था। सो इसकी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, उसने कोई वेट अपने सर पे रखा हुआ है और वो उसको उठाए हुए है और वो जा आगे की तरफ रहा है। व्हेन अ मैन मूव्स फॉरवर्ड व्हाइल लिफ्टिंग वेट अपवर्ड, जब उसने वेट को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है और वो जा आगे की तरफ रहा है, हालांकि उसका बहुत उसको फोर्स लगानी पड़ रही है, काम हमारे नज़र में वो कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की नज़र में वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इस केस में वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है जबकि डिस्प्लेसमेंट वो आगे की तरफ कर रहा है। तो एंगल इसका जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और जब एंगल 90 बनेगा cos 90 जीरो होगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो दैट्स मीन कि जब हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा होता। सो जैसे कि हमने देखा कि हमारा वर्क डन मैक्सिमम कब होगा और हमने देखा कि हमारा वर्क डन मिनिमम कब होगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए। और लास्ट पे हमने ये भी देखना है कि हमारा वर्क नेगेटिव कब होगा। सो वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी नेगेटिव व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा हो वो 180 डिग्री का हो तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वर्क किसके इक्वल होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इस केस में थीटा हमारा है 180 डिग्री, और जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 180 डिग्री हमें पता है -1 होता है। इस केस में cos 0, cos 90 और cos 180 की वैल्यू ज़ुबानी याद होना भी ज़रूरी है, ये भी आपको MCQ में पूछी जा सकती हैं। सो जब इसकी वैल्यू हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा वर्क जो होगा वो -FD होगा। नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं स्प्रिंग की, कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ये स्प्रिंग है, जब अगर हम स्प्रिंग को फोर्स इस तरफ लगाएं, जब उसको कंप्रेस करें, तो जब उसको रिलीज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा वो दूसरी डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स लगाई इस केस में
इस तरफ इस तरह उसको कंप्रेस किया, लेकिन जब हम उसे छोड़ेंगे तो हमारे ये जो दोनों साइड्स हैं इसकी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सेम इसी तरह अगर उसी स्प्रिंग को हम फोर्स एक्सटेंशन की लगाएं, उसे खींचें, फोर्स हमने लगाई इस डायरेक्शन में, इसको इस तरफ खींचा, उसको उस तरफ खींचा, लेकिन अब जब हम इसे रिलीज करेंगे तो इस फोर्स की वजह से डिस्टेंस कहाँ पे कवर होगा कि दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ये वाला बॉडी इस तरफ आएगी और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ आएगा। तो जब हम उसको खींच रहे हैं, खींचने की फोर्स लगा रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो अपने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और जब हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और जब उसे छोड़ते हैं तो वो उस फोर्स की वजह से दोनों से दूर जाते हैं। तो दोनों केसेस में जो फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं डिस्टेंस जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रहा है। सो इस केस में एंगल हमारे पास क्या बनेगा, cos 180। सो इस तरह से हमने तीनों केसेस को देखा कि वर्क डन ऑन अ बॉडी कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है और कब नेगेटिव होता है। सो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि वर्क होता क्या है, वर्क की फिजिक्स क्या है, क्या ये वर्क वही है जो हम आम डेली रूटीन लाइफ में करते हैं या इसका डिफरेंट है। सो हमने देखा कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है। बाज़ केसेस में हम डेली रूटीन लाइफ में बोल रहे होते हैं कि कोई आदमी जो है, कोई पर्सन जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की नज़र में वो वर्क नहीं कर रहा होता। सो हमने फिज़िक्स पढ़ी वर्क की, उसके बाद हमने डिपेंडेंस देखी वर्क की कि वर्क जो है कितनी चीज़ों पे और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कब वर्क मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब नेगेटिव होता है। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आज हमने कवर किया है।